फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को खुदा न खास्ता ओवेरियन ट्यूमर हो गया, उसने अपनी स्टिमुलेशन के बाद वो एग्स अपने एम्ब्रियोज बना के फ्रीज़ करवा लिए, शी इज़ मैरिड, तो वो अपने एम्ब्रियोज बना के फ्रीज़ करा लेती है और अपने ट्रीटमेंट के बाद 3-4 साल के बाद जब वो अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीड करती है तो वो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हमने बात करनी है कि आईवीएफ जो लोग प्रोसीड कर रहे हैं उनको एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एम्ब्रियो बैंकिंग के ऊपर क्यों जाना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है। जो कन्वेंशनल आईवीएफ है, यानी कि एक ही साइकिल में आईवीएफ कंप्लीट कर देना, उसको अब क्यों प्रेफर नहीं किया जा रहा। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ सिंपल समझ लें कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग है क्या। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब ये है कि जब आपके आईवीएफ का साइकिल स्टार्ट होता है, आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और तकरीबन 12वें-13वें दिन के ऊपर जब उन दवाइयों के रिज़ल्ट में जो एग्स बनते हैं उनको पिक किया जाता है और उनको आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है और तकरीबन 3 या 5 दिनों के बाद आपको बताया जाता है कि आपके कितने एम्ब्रियो बने हैं जो कि हम आपके यूट्रस में डाल सकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर आपके 2 या 3 एम्ब्रियो बने हैं तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो एक साइकिल 2 एम्ब्रियो हम एक साइकिल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अगर आपको एम्ब्रियो फ्रीजिंग, आपको और आपके डॉक्टर को एम्ब्रियो फ्रीजिंग की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होगा, तो वो आपको शुरू से ही जब मेडिसिन देगी तो वो इस इंटेंशन के साथ देंगे कि हमने इनके नंबर ऑफ़ एग्स ज़्यादा बनाने हैं और वो नंबर ऑफ़ एग्स जब ज़्यादा बनेंगे तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है वो ज़्यादा एग फर्टिलाइज़ होंगे और एट द एंड जो डे 19 के ऊपर आपके पास जो नंबर ऑफ़ एम्ब्रियोज़ है वो ज़्यादा होंगे। अब उसमें से क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एंड पे 9 एग्स बन गए, एम्ब्रियो बन गए हैं। 2 एम्ब्रियो हमने ट्रांसफ़र कर दिए, फ्रेश ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि मैं प्रेफर नहीं करती। मैं कहती हूँ ऑलवेज़ गो फॉर फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र्स के रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। बहरहाल हमने अगर आपके वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए हैं, फ्रेश ट्रांसफ़र किए हैं या फ्रोज़न ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसके बाद स्टिल 7 में से 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद भी यू आर लेफ्ट विद 5 एम्ब्रियोज़। 5 एम्ब्रियोज़ का मतलब ये है कि अब आपका अगर ये प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके पास यू विल हैव अ बेबी इंशाल्लाह, और आपको सेकंड सिबलिंग के लिए अब पूरा साइकिल रिपीट नहीं करना होगा। यानी ना आपको अब दोबारा से ओवेरियन स्टिमुलेशन की ज़रूरत है, ना आपको एग पिकअप की ज़रूरत है, ना आपको इक्सी की दोबारा ज़रूरत है। जस्ट लास्ट स्टेप जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हम आपके जो फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ लैब के अंदर पड़े होते हैं, दे आर लेबल्ड। अब जब कभी अगर ये साइकिल फेल भी हो जाता है तो इवन 1 to 2 मंथ्स के बाद अगर आप दोबारा आते हैं लैब में तो आपको जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आपके एम्ब्रियोज़ बने पड़े हैं, हम उनको थो करते हैं और थो का मतलब ये है कि उनको एक स्टेज के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। जैसे डे 19 होता है और हम उनको फ्रीजिंग कर होते हो तो हम उसके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट उनको देते हैं कि उनकी ग्रोथ जो है वो उस जगह पे रुक जाती है अनटिल एंड अनलेस हम वो इन्वायरमेंट ख़त्म ना कर दें। तो जब हम उनको थो करते हैं तो वो फिर दोबारा से एम्ब्रियो आपकी यूट्रस में डाला जा सकता है और उसके ऊपर जो है वो प्रेगनेंसी दोबारा से पॉसिबल की जा सकती है। लिहाजा जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या एम्ब्रियो बैंकिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, ये एक बहुत बड़ी होप है, फ्यूचर है आईवीएफ या इक्सी का। क्यों? क्योंकि जब आपके एम्ब्रियो पड़े फ्रोज़न पड़े होते हैं तो अगर आपका साइकिल नहीं भी चलता है तो यू आर स्टिल होपफुल कि मेरे पास मेरा एम्ब्रियो बैंक अच्छा है। बल्कि अब तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो प्रेफर करते हैं एम्ब्रियो बैंकिंग को ऊपर। यानी अगर आपने पहली दफ़ा आईवीएफ का साइकिल किया, आपके अंडे बनने की दवाइयाँ दी गई, आपको पिकअप किया गया, आपका एक्सी किया गया और आपके थोड़े एम्ब्रियोज़ बने हैं, 2-3 एम्ब्रियोज़ बने हैं, तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में फिर दोबारा से आप इसी साइकिल को करें और आप अपने एम्ब्रियोज़ का एक बैंक बना लें जिसकी तादाद वो 7 से ऑनवर्ड बताते हैं। यानी मिनिमम 7 एम्ब्रियोज़ आपके बन जाएँ ताकि अगर 2 ट्रांसफ़र हों तो पिछली तकरीबन 2 to 3 अटैम्प्ट्स के एम्ब्रियोज़
एम्ब्रियोज आपके पास पड़े हों। तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एम्ब्रियो बैंकिंग। अब इसके बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे क्लिनिक में, मेरे साथ पेशेंट पूछते हैं कि जो आप हमारे एम्ब्रियोज बना के फ्रीज़ कर लेते हैं तो क्या वो मतलब अगर साल 2 साल 3 साल बाद, इवन 7-8 साल बाद जब आप उसको थॉ करके हमारे अंदर रखते हैं तो क्या उनकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो जाती? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी एग्जैक्टली वही रहती है। कुछ केसेस में देखा है कि बेहतर भी होती है, लेकिन इसके अभी कोई ख़ास एविडेंस नहीं है। एग्जैक्टली वही होती है जिस पे वो फ्रीज़ किया गया था। जब हम उसको थो करते हैं तो वो बिल्कुल उसी क्वालिटी के साथ होता है और वो हम आपके अंदर दोबारा ट्रांसफ़र कर देते हैं। और जब उसको यूट्रस का एनवायरनमेंट मिलता है डे 5 के ऊपर, जब हम आपको डे 19 के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके अंदर फिर वो दोबारा से अपनी ग्रोथ को जो है वो इन्हांस करता है और वो फिर वहाँ पे इम्प्लांटेशन करके एक प्रेगनेंसी की शक्ल में कंटिन्यू हो जाता है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो आपके एम्ब्रियोज़ हैं वो फ्रीजिंग से उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, बल्कि हम कहेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्टली उसी क्वालिटी के रहते हैं, चाहे वो 10 साल के लिए भी फ्रीज़ क्यों ना हो जाए। नंबर दूसरा क्वेश्चन वो आता है, वो ये होता है कि आपकी जो हम लैब्स होती हैं उनके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ हुए होते हैं, तो क्या वो एम्ब्रियोज़ ऐसा आपस में मिक्स नहीं हो जाते? बिल्कुल भी नहीं। आपके जो एम्ब्रियोज़ होते हैं वो डबल कोड के साथ जो है वो हम फ्रीज़ करते हैं, और जब हम दोबारा उस एम्ब्रियो को थॉ करते हैं तो दो पार्टीज उसे कंफर्म करती हैं उस कोड को ऊपर। एक फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, जब दोनों पार्टीज कंफर्म कर लेती हैं कि ये पेशेंट का कोड, पेशेंट का नेम, हर चीज़ सेम है, तो फिर हम उसको थॉ करते हैं और थॉ करने के बाद आपके अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। तो लिहाजा अगर आपके ज़हन में ये लग रहा है कि हमने एक बक्सा रखा हुआ है जिसमें सारा कुछ डालते जाते हैं, तो ये भी गलत है। आपके जो प्रॉपर एम्ब्रियोज़ हैं वो प्रॉपर आपके डिजिटल कोड के साथ जो होते हैं वो फ्रीज़ किए जाते हैं, और जब वो थॉ किए जाते हैं तो दो पार्टीज़ उसको कंफर्म करती हैं और उसके बाद जो है वो उनको थॉ किया जाता है। अगर दोनों पार्टीज़ में से कहीं पे भी कोई मिस होती है तो एक थर्ड पार्टी आती है जो कि उसको क्लैरिफाई करती है, यानी क्लियरिंग के बाद वो थॉइंग के लिए रेडी होता है। क्योंकि एक दफ़ा एम्ब्रियो अगर थॉ हो जाता है तो दोबारा से उसको फ्रीज़ करना बहुत मुश्किल होता है और उसके रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा फ्रीज़ करने के बाद वो एक्टिवेट होकर दोबारा फ्रीज़ करना उसके लिए उसके रिज़ल्ट्स ख़राब है। इस पर रिसर्च ज़रूर हो रही है, लेकिन अभी तक इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। इन फ्यूचर ये डेफिनेटली जहाँ IVF की फ़ील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन हो रहा है तो ये भी मे बी पॉसिबल हो जाए। अच्छा, तीसरी बात, ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जो एम्ब्रियो फ्रोज़न पड़े होते हैं, क्या वो इतना अर्सा लंबा पड़े रहते हैं तो उनकी जो जेनेटिक्स है उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाती हो, उनसे बनने वाला जो बच्चा है वो वीक होता हो या एबनॉर्मल होता हो? तो बिल्कुल भी नहीं। आपके एम्ब्रियो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी फीमेल को खुदा न खास्ता ओवेरियन ट्यूमर हो गया, उसने अपनी स्टिमुलेशन के बाद वो एग्स अपने एम्ब्रियोज़ बना के फ्रीज़ करवा लिए, शी इज़ मैरिड, तो वो अपने एम्ब्रियोज़ बना के फ्रीज़ करा लेती है और अपने ट्रीटमेंट के बाद 3-4 साल के बाद जब वो अपना एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीड करती है तो वो एग्जैक्टली उसी क्वालिटी का होता है जो कि उसकी वो वाली एज थी, यानी उस एज के ऊपर जो होता है, जो उसका एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल उसी एज के ऊपर हमने फिक्स किया होता है, फ्रीज़ किया होता है, और जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वो बिहेव इसी तरह से करता है जो कि उसकी फ्रीजिंग के टाइम के ऊपर जो उसकी क्वालिटी थी। ये मल्टीपल रिसर्च से साबित हुआ है। ये रिसर्चेस के बाद जो है वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जो टेक्निक थी, इट वाज स्टार्टिंग इनटू द प्रैक्टिस। तो लिहाजा ऐसी भी कोई बात नहीं है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में आपके कोई भी क्वेरीज, क्वेश्चंस हों तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपने कमेंट्स कीजिए। कोई क्वेश्चन है वो पूछिए, मैं उन सारे कमेंट्स को क्वेश्चन इकट्ठा करके तो इंशाल्लाह एक वीडियो के अंदर आपके लिए क्लियर कर दूँगी। उम्मीद है कि ये वीडियोज़ जो मैं आपके लिए बनाती हूँ आपके काम आ रही होंगी। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मेरे पेशेंट्स की तरफ से मिलता है जो मेरे क्लिनिक में आते हैं, और तो उस फीडबैक की वजह से अगर मैं कभी थक भी जाती हूँ वीडियोज़ बनाते हुए तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू रखना है, इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो thank you so much for the positive feedback and keep watching the Gynae Solution. It's basically a knowledge and information and education. Thank you so much. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।